जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया तभी मेरे पिता ने मेरी शादी मोहन से तय कर दी। मैंने अपने पापा से कहा, पापा मैं यह शादी नहीं करना चाहती, प्लीज आप मेरी बात मान लो। यह क्या कह रही हो तुम? आखिर क्या कमी है मोहन में? भरा पूरा परिवार है, खेत खलिहान है उसके पास, 2 मंजिले मकान का मालिक है, घर में कोई कमी नहीं। मेरे पिता ने गुस्से में कहा, पर पापा आप भी जानते हैं मोहन 5वीं फेल है जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ, हमारा क्या मेल? मैंने अपनी बात रखी। रीता, याद रख, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं कि तू अपने बाप से जबान लड़ाए और फिर पढ़ाई में क्या रखा है। जब लड़का इतना कमा खा रहा है, वहाँ दान धर्म करने वाले इतने ऊंचे खानदान से हैं, फिर तुझे बीच में बोलने का हक किसने दिया? देख बेटा, हम तेरे भले की ही बात करेंगे, हम तेरे माँ बाप हैं, कोई दुश्मन तो नहीं। माँ ने सख्त आवाज में मुझे समझाने की कोशिश की, पर माँ आप जानते हैं ना मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। बहुत हो गई पढ़ाई, जब से पैदा हुई है यह लड़की पढ़ाई के पीछे पड़ी है। देख अब तू चेत जा, लड़की का जन्म घर संभालने के लिए होता है, रुपये कमाने के लिए नहीं। तेरे ससुराल में इतना पैसा है कि बिना कमाई किए आराम से जी सकती है। चल ज्यादा नखरे मत कर और शादी के लिए तैयार हो जा, हम तेरे नखरे और नहीं सह सकते। अपने घर जा और हमें चैन से रहने दे। मेरे पिता ने अपना फैसला सुना दिया। हार कर मुझको शादी की सहमति देनी पड़ी। मोहन के साथ 7 फेरे लेकर मैं उसके घर आ गई। मेरा मायका बहुत पूजा पाठ करने वाला था। मेरे पिता गांव के बड़े किसान थे। अब मुझे ससुराल भी वैसा ही मिला था। पूजा पाठ और अंधविश्वास में ये लोग 2 कदम आगे ही थे। किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, किस दिन बाल धोना है, किस दिन नाखून काटने हैं और किस दिन बहू के हाथ दान पुण्य कराना है, यह सब पहले से निश्चित रहता था। मुझको अपनी डिग्री के कागज उठाकर अलमारी में रख देने पड़े। इस डिग्री की इस घर में कोई अहमियत नहीं थी। मेरा काम केवल सास ससुर की सेवा करना, पति को सुख देना और घर भर को स्वादिष्ट खाना बना बनाकर खिलाना मात्र था। मेरी खुशी, मेरी संतुष्टि और मेरे सपनों की कोई अहमियत नहीं थी। समय इसी तरह से गुजरता जा रहा था। बहुत बुझे मन से मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी। शादी के 1 साल बीत जाने के बाद भी जब मैंने सास को कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो घर में नए शगुफे शुरू हो गए। सास कभी मुझे बाबा के पास ले जाती तो कभी टोटके करवाती, कभी भस्म खिलाती तो कभी पूजा पाठ रखवाती। लंबे समय तक इसी तरह बच्चे के जन्म की आस में परिवार वाले मुझे टार्चर करते रहे। मैं समझ नहीं पाती थी कि आखिर इस अनपढ़, जाहिल और अंधविश्वासी परिवार के साथ कैसे निभाऊं। इस बीच खाली समय में बैठे बैठे मैंने फेसबुक पर एक लड़के रोहित से दोस्ती कर ली। रोहित पढ़ा लिखा था और मेरी उम्र का भी था। हम दोनों बैचमेट थे। उसके साथ मैं हर तरह की बातें करने लगी। रोहित मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता, मुझे नई नई बातें बताता। हम दोनों के बीच थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी था, मगर रोहित जानता था कि मैं विवाहित हूँ, सो वह कभी अपनी सीमा रेखा नहीं भूलता था। एक दिन उसने मुझको बताया कि वह बंगलौर अपनी आंटी के पास रहने जा रहा है, उसे वहाँ जॉब भी मिल जाएगी। इस पर मेरे मन में भी उम्मीद की एक किरण जागी। मुझे लगा जैसे मैं इन सारे झमेलों से दूर अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ। मैंने रोहित से सवाल किया, क्या मैं तुम्हारे साथ बंगलौर चल सकती हूँ, पर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जाने की अनुमति दे देंगे? रोहित ने पूछा। मैं उनसे अनुमति मांगने जाऊंगी भी नहीं, मुझे तो बस यहाँ से बहुत दूर निकल जाना है, मैंने बिंदास होकर कहा। इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर? रोहित को विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, बहुत हिम्मत है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हारा भी टिकट करा लेता हूँ, हम साथ में चलेंगे। इस बीच मैं चुपके चुपके अपनी पैकिंग करती रही और फिर वह दिन भी आ गया जब मुझे सबको अलविदा कहकर बहुत दूर निकल जाना था। रोहित ने मुझे व्हाट्सएप पर सारे डिटेल्स भेज दिए थे। शाम के 6 बजे की फ्लाइट थी, मुझे 2-3 घंटे पहले ही निकलना था। मैंने रोहित को फोन कर दिया था। रोहित ठीक 3 बजे गाड़ी लेकर मेरे घर के पीछे की तरफ खड़ा हो गया।
इस वक्त घर में सब सो रहे थे। मौका देखकर मैं बैग और सूटकेस लेकर चुपके से निकली और रोहित के साथ गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की ओर चल पड़ी। फ्लाइट में बैठकर मुझे एहसास हुआ जैसे आज मेरे सपनों को पंख लग गए हैं। आज से मेरी जिंदगी पर किसी और का नहीं बल्कि खुद मेरा हक होगा। मैं छूट रही इस दुनिया में कभी भी वापस लौटना नहीं चाहती थी। रास्ते में रोहित जानबूझकर माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि मैं अंदर से काफी डरी हुई थी। रोहित ने अपनी जेब से कई सारे च्युइंगम निकालकर मुझे देते हुए पूछा, तुम्हें च्युइंगम पसंद है? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बहुत पसंद है। बचपन में पिताजी से छिपकर ढेर सारी च्युइंगम खरीद कर लाती थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम पहले यहाँ आए हो? हाँ, आंटी के यहाँ कई बार आ चुका हूँ। बेंगलुरु पहुंचकर रोहित ने मुझे अपनी आंटी से मिलवाया। 2-3 दिन हम दोनों आंटी के पास ही रुके। फिलहाल आंटी ने मुझे एक जगह नौकरी दिला दी और बोली, बाद में काम करते करते कोई और अच्छी जॉब भी ढूंढ सकती हो। मुझको यह आइडिया पसंद आया। मैं वही नौकरी करने लगी। मुझको 15,000 महीने के मिल रहे थे। खाना पीना घर में ही था। ऐसे में सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा जमा करने लगी। धीरे धीरे मेरे पास काफ़ी रुपए जमा हो गए। अब मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी से जुड़े लोग बिल्कुल भी याद नहीं आते थे। मैं अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थी। रोहित जैसे सच्चे दोस्त के साथ मुझे एक पूरा परिवार मिल गया था। आंटी की सलाह पर मैंने एडवांस कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया ताकि मुझे समय आने पर कोई अच्छी जॉब का मौका भी मिल जाए। रोहित से भी मेरी दोस्ती काफ़ी खूबसूरत मोड़ पर थी। रोहित को जॉब मिल चुकी थी और वह एक अलग कमरा लेकर रहता था। हर रविवार जिद करके वह मुझको आसपास घुमाने भी ले जाता था। वह मेरी हर तरह से मदद करने को हमेशा तैयार रहता। कभी कभी मुझको लगता जैसे मैं रोहित से प्यार करने लगी हूँ। रोहित की आंखों में भी मुझे अपने लिए वही भाव नजर आते, मगर सामने से हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा था। एक दिन शाम में रोहित मुझसे मिलने आया। उसने घबराए हुए स्वर में मुझको बताया, रीता, तुम्हारे पति को कहीं से खबर लग गई है कि तुम मेरे साथ कहीं दूर आ गई हो। दरअसल किसी ने तुम्हें मेरे साथ एयरपोर्ट के पास देख लिया था। यह सुनकर तुम्हारा पति मेरे भाई के घर पहुंचा और डरा धमका कर सच उससे उगलवा लिया कि हम बंगलौर में हैं। दोनों को यह लग रहा है कि तुम मेरे साथ भाग गई हो। सकता है कि तुम्हारा पीछा करते करते वे यहाँ भी पहुँच जाएं, लेकिन इतनी जल्दी वो यहाँ आ नहीं पाएंगे। वे यदि आ भी जाते हैं तो उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ, पर तुम जाओगी कहाँ? चिंतित स्वर में रोहित ने पूछा। ऐसा करो रीता, तुम सिंगापुर निकल जाओ। वहाँ मेरी बहन रहती है। उसके घर में बूढ़े सास ससुर और एक छोटा बेबी है। जीजी और दीदी जॉब पर जाते हैं। पीछे से सास बेबी को संभालती है, मगर अब उनकी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है। तुम कुछ दिनों के लिए उनके घर में फैमिली मेंबर की तरह रहो। मैं तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं तुम्हें सुरक्षित सिंगापुर तक पहुंचाऊंगा, मगर वीजा बनने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम्हें यहाँ छिपकर रहना होगा। हाँ रोहित, मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति या भाई मुझको पकड़ ले और फिर से उसी नरक में ले जाए जहाँ से बचकर मैं आई हूँ। ओके, तुम डरो नहीं, मैं इंतजाम करता हूँ, कहकर रोहित चला गया और मैं उसे जाता देखती रही। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन मैं कंप्यूटर क्लास से निकलने वाली थी कि मुझे अपने भाई की शक्ल वाला लड़का नजर आया। मैं इस बात को मन का भ्रम मानकर आगे बढ़ने को हुई कि तभी मुझे भाई के साथ अपना पति मोहन भी नजर आ गया। मैं वहीं ठहर गई। मैं नहीं चाहती थी कि उन दोनों को मेरी झलक भी मिले। मेरा पति और भाई इधर उधर देखते दूसरी सड़क पर आगे बढ़ गए तो मैं दुपट्टे से चेहरा ढक कर बाहर निकली और तेजी से अपने घर की तरफ चल दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं समझ गई थी कि मेरा भाई और पति मेरी तलाश में बंगलौर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ मेरा बचना मुश्किल है। घर आकर मैंने सारी बात रोहित को बताई। जाहिर थी कि अब मेरा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था। अब तक रोहित ने मेरे वीजा का इंतजाम कर दिया था।
अगले दिन ही मेरे जाने का प्रबंध कर दिया गया। रोहित के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए भी मैं वही सोच रही थी कि रोहित जैसा दोस्त मिला जो रिश्ते में कुछ न होते हुए भी मेरे लिए इतनी भागदौड़ करता रहता है, मुझे सुरक्षा देता है, मेरी परवाह करता है। काश रोहित हमेशा के लिए मेरा बन जाता, इसी तरह हमेशा मेरे बढ़ते कदमों को हौसला और संबल देता। मैंने इन्हीं भावों के साथ रोहित की तरफ देखा। रोहित की नज़रों में भी शायद यही भाव थे। एक अनकहा सा प्यार हम दोनों की आंखों में झलक रहा था, पर हम दोनों ही कुछ कह नहीं पा रहे थे। रोहित ने उदास स्वर में कहा, अपना ध्यान रखना रीता, देखो तुम भी बच के रहना, कहीं वे तुम्हें देख न ले। मैंने चिंतित होकर कहा, नहीं नहीं, आजकल मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है, मैं दिन में वैसे भी घर में ही रहता हूँ, सो पकड़ में नहीं आने वाला। अगर वे मुझे खोजते हुए घर तक आ भी गए तो मैं यही कहूँगा कि तुम मेरे साथ आई जरूर थी, मगर अब कहाँ हो यह खबर नहीं है। तुम घबराओ नहीं, आराम से रहना और अपना ध्यान रखना। सिंगापुर की फ्लाइट में बैठी हुई मेरा दिल अभी भी रोहित को याद कर रहा था। शायद मैं रोहित से दूर जाना नहीं चाहती थी। मैं एक नए सफर की तरफ निकल तो चुकी थी, पर इस बार पीछे जो छूट रहा था वह सब फिर से पा लेने की चाहत थी।